बच्चों स्वागत आपका एक बार फिर से इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स। और अभी तक जो हमने डिस्कस किया था फंक्शन की डेफिनेशन तक हम डिस्कस कर चुके थे। आई होप आप इससे पहले जो लेक्चर था, जो वीडियो थी 12th क्लास के लिए स्पेशली बनाई थी, लेकिन वो आपके भी काम की है क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन तो वही रहेगी चाहे क्लास कोई भी हो। तो वहां पर आपने फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया होगा। डोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, इन सब टर्म को लेकर के आप सब सेटिस्फाई हो चुके होंगे कि किसका मतलब क्या है। आज हम इस लेक्चर में स्पेशली डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो बहुत सी टाइप्स है इनको फंक्शन। आप बच्चे जब मैथमेटिक्स को बहुत आगे तक पढ़ेंगे तो फंक्शन की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, लेकिन अपने सिलेबस में हम कुछ टाइप्स को रिस्ट्रिक्ट करके सिर्फ लिमिटेड टाइप्स ही पढ़ रहे हैं। तो इनमें से कुछ टाइप्स 11th क्लास में ही सीखने जरूरी है, जो आगे चल करके आपके पूरे मैथमेटिक्स में यूज होती रहेंगी। चाहे आप स्कूल मैथमेटिक्स की बात करो, कॉलेज मैथमेटिक्स, यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स की बात करो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शंस आर दोज फंक्शंस, एफ फंक्शन के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सच दैट जिसकी मैपिंग है रियल नंबर टू रियल नंबर। ऐसे फंक्शन जिनकी मैपिंग रियल नंबर से रियल नंबर तक चल रही है। आई मीन जब एरो डायग्राम बन रहा है, यहां रियल नंबर का सेट है, यहां रियल नंबर का सेट है। या मैं ये कहूं, इन अदर वर्ड्स में ये कहूं कि आप जितने भी फंक्शंस 12th क्लास तक स्पेशली जो पढ़ोगे वो सब के सब रियल वैल्यूड फंक्शंस ही होंगे। इनसे बाहर अगर कोई फंक्शन है तो वो इमेजिनरी है। आई मीन इनमें अगर कोई आयोटा की टर्म आ जाए, 5th चैप्टर जब आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तब आप उस आयोटा के बारे में सीखोगे। फिलहाल रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है फंक्शन की मैपिंग रियल से रियल। अगर इनमें कोई इमेजिनरी आए तो फिर वो रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। जिसकी मैपिंग रियल नंबर से रियल नंबर चले, सारे ही फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शंस है। आई मीन इसके बाद जितने भी फंक्शंस हम पढ़ेंगे वो सब के सब फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन ही होंगे, उन्हीं पे ही डिफाइन होंगे। दूसरा हमारा है पॉलिनोमियल फंक्शन। बच्चे जो ये वर्ड है ना पॉलिनोमियल, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस नोमियल। जो ये वर्ड है पॉली, POLY, इसका मतलब होता है मैनी। इसका मीनिंग है मैनी। इन ग्रीक लैंग्वेज पॉली मीन्स मैनी, एंड इन ग्रीक लैंग्वेज नोमियल मीन ट्रम्स। सो लिटरली द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल इज मैनी ट्रम्स। बहुत ज्यादा जिसमें ट्रम्स हो। अगर मैं शुद्ध हिंदी में अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसको बोलते हैं बहुपद, जिसमें बहुत ज्यादा पद हो, ट्रम्स हो। लेकिन बहुत ज्यादा और बहुत कम, ये दोनों ही मैथमेटिकली अनडिफाइंड चीज है। आई मीन कि बहुत ज्यादा मतलब कितना, बहुत कम मतलब कितना, है ना। ये कोई बात जज करने वाली है ही नहीं। तो क्या होगा पॉलिनोमियल फंक्शन का, ये तो लिटरली मीनिंग है। अब मैथमेटिकल हम इसको समझें तो पॉलिनोमियल का मतलब है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो उस एक्सप्रेशन में मैथमेटिक्स के सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जाए। अभी समझते हैं। जैसे A0 x पावर 0 प्लस A1 x पावर 1 प्लस A2 x पावर 2 प्लस A3 x पावर 3 प्लस A4 x पावर 4 एंड सो ऑन AN x पावर n। अब यहाँ A5 x पावर 5, आगे A6 x पावर 6, ऐसे AN xn तक चलाएगा। बच्चे ये जो हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये मैथमेटिक्स के अंदर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन सिर्फ यहां तक है, आई मीन A0 x पावर 0 तक लिखा हुआ है सिर्फ। आप देखिए यहां पे जो A0, A1, A2, यहां पे जो ये A0, A1, A2, A3, ये जो सब है बच्चे,
सब स्केलर्स है, कॉन्स्टेंट्स है, इनके कोफिशिएंट्स है, ये सब इनके कोफिशिएंट्स है, राइट। अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल सिर्फ यहीं तक लिखते हैं, a नॉट x की पावर 0 तक लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी की पावर 0, आई मीन x की पावर 0 1 हो गया। तो 1 को हम a नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट खुद a नॉट ही रहेगा। तो अगर कोई पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ यहां तक आता है तो वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर कोई पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर 1 तक लिखा जाए, आई मीन यहां तक, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो गई है, आप सब ने पढ़ा हुआ है बच्चों, लास्ट 10th क्लास में आप पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ करके आ चुके हो। अगर हम यहां तक लिखें तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, एक लीनियर फंक्शन है जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 चली गई है। अगर हम इस पॉलिनोमियल को हाईएस्ट पावर 2 तक ले आए तो यस, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हाईएस्ट पावर 3 तक ले आए, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 3 है, तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर हाईएस्ट पावर 4 तक लेकर के आए तो वो एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चे, ठीक है। और इसका कुछ सालों पहले हमारे इसका मतलब ये नहीं कि मैं 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूं, 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो एक नया नाम और आने लगा इसका, क्यूरेटिक। बाइक्वाड्रेटिक या क्यूरेटिक भी बोल सकते हैं। अब बात है हाईएस्ट पावर 5 हो, हाईएस्ट पावर 6 हो, हाईएस्ट पावर 7 हो, हाईएस्ट पावर 8 हो, यहां तक तो हमने इन पॉलिनोमियल्स के स्पेसिफिक नेम दे दिए। जैसे हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर है, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक है, हाईएस्ट पावर 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक या क्यूरेटिक है। अब हाईएस्ट पावर 5 है, हाईएस्ट पावर 6 है, तो इन सबके अलग अलग नाम देना पॉसिबल नहीं था। तो अगर आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ आ गया, x पावर 5, x क्यूब प्लस 4, हमें इसका एक स्पेसिफिक नेम नहीं मालूम, हम इसको कहेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। अगर हाईएस्ट पावर मान लीजिए यहां पर हाईएस्ट पावर 8 होता, हम कहते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8, राइट। अगर यहां हाईएस्ट पावर 4 हो तो बच्चे ये भी एक पॉलिनोमियल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट पावर 4 ऑफ डिग्री 4, बट हमें इसका एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नेम भी मालूम है, क्या, बाइक्वाड्रेटिक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम क्यूबिक कह दें तो वो पॉलिनोमियल नहीं हुआ, वो ऑफ डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है और उसका एक स्पेसिफिक हमें नाम मालूम है, क्या, क्यूबिक। हाईएस्ट पावर 2 है, स्पेसिफिक नाम मालूम है क्वाड्रेटिक, लेकिन है तो वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। आई होप आपको ये पॉलिनोमियल के बारे में सारा जो स्टोरी है वो समझ में आई होगी कि पॉलिनोमियल ऐसे जब एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस जब हम देते हैं, हाईएस्ट पावर 4, हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट पावर 7, हाईएस्ट पावर 9 सो ऑन, तो x की पावर n कोई भी आपका कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो आप जब इनको लिखेंगे और वो फ्रैक्शन में ना हो, ये भी आप ध्यान रखें, तो आप क्या कहेंगे कि ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेशनल फंक्शन। नाम से पता चल रहा है बच्चों, रेशनल नंबर के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा, दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, पढ़ा ना आपने, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इस रेशनल नंबर की डेफिनेशन से रेशनल फंक्शन बना देते हैं, क्या, ऊपर मैंने लिख दिया px, आई मीन p एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, ये px का मतलब हो गया, और नीचे qx, इसका मतलब q एक दूसरा फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x। जब कोई दो फंक्शन डिवाइड में है, px अपॉन qx,
ऊपर एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, नीचे एक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, px अपॉन qx। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में है then that function will be known as rational function, but the must condition is that this qx must not equal to 0। ये जो qx नीचे जो फंक्शन आ रहा है ना, ये किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं बनना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं बच्चों 10th क्लास में आप अपनी एनसीईआरटी की बुक या कोई भी दूसरी बुक में बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन देखते होंगे, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ऐसा कोई पोलिनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप देखते होंगे, और वहां आप देखते होंगे साइड में यो लिखते थे x इज नॉट इक्वल टू 2, तो आपने वहां पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, आपने सीधे सीधे क्वेश्चन किया था, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं समझी। वो इसीलिए लिखा जाता था क्योंकि मैथमेटिक्स, अब बात क्लास की तो ना, आप 8 में पढ़ रहे हो, 10 में पढ़ रहे हो, 11 में पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स को गलत तो लिख नहीं सकते। हालांकि वो क्लास आपकी ऐसी थी कि उस लेवल पर ये बताने की जरूरत थी नहीं, लेकिन जब आप इस चीज को समझेंगे तो आप जानेंगे कि ये क्यों लिखा था। क्यों? क्योंकि अगर x 2 के इक्वल हो जाता तो नीचे 2 माइनस 2 0 बनता, तो ये रेशनल फंक्शन अनडिफाइन हो जाता। बच्चे किसी के भी नीचे अगर 0 आ गया, समथिंग अपॉन 0, मान लीजिए 4/0, 5/0, 7/0, ये सब इंफिनिटी हो जाते हैं, नॉट डिफाइंड। आगे हम डिस्कस भी करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के अंदर, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में स्पेशली ये बात आती है कि समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी क्यों होता है, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं कि लिमिट्स डेरिवेटिव से पहले ही जब भी एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे उसमें बताएगा आपको कि समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी क्यों होता है, ठीक है। तो बात करें नेक्स्ट, अभी तक आपने रियल वैल्यूड फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड रेशनल फंक्शन के बारे में डिस्कस किया हमने, आपने सीखा भी है। आगे हम बात करते हैं ऐसे दो फंक्शंस जो हमारे ओड फंक्शंस और इवन फंक्शंस कहलाते हैं। एक हमारा ओड फंक्शन, एक हमारा इवन फंक्शन। बच्चे एक मैथमेटिशियन का नाम आपने सुना है, श्रीनिवास रामानुजन, इंडियन मैथमेटिशियन। उनके बारे में भी काफी स्टोरीज है, जब आप सब स्कूल में होंगे तो स्टोरी रखेंगे उनकी। अगर कुछ ज्यादा लंबा चला गया तो उससे पहले भी एक लेक्चर में भी हम उनकी स्टोरी रख सकते हैं हालांकि। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। तो रामानुजन की बात मैंने इसलिए यहां पर डिस्कस की है कि श्रीनिवास रामानुजन ने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस के ऊपर काम किया था, उन्होंने इनको डिफाइन करके बताया। अब आप ये ना समझे जैसे इवन नंबर और ऑड नंबर होते हैं ऐसे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन हो गए, अब उनका इससे लिंक नहीं है। अगर हम किसी भी फंक्शन में, समझिए ऑड फंक्शन इवन फंक्शन क्या है, अगर हम किसी भी फंक्शन में x को रिप्लेस कर दे माइनस x से, कोई फंक्शन है बच्चे fx हमारा कोई फंक्शन था, हमने इस फंक्शन में इस x को रिप्लेस किया माइनस x से, और ये इन द एंड अपने से नेगेटिव के इक्वल आ गया। एक फंक्शन है fx, x को रिप्लेस किया माइनस x से और ये अपने से नेगेटिव के इक्वल आ गया, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। और अगर किसी फंक्शन में x को रिप्लेस किया माइनस x से और वो खुद फंक्शन के ही इक्वल आ गया, जो स्टार्टिंग में फंक्शन था ना उसी के ही इक्वल आ गया, कब? जब x को रिप्लेस किया माइनस x से, तो वो इवन फंक्शन है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस सपोज एक फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन है हमारे पास x³ प्लस x, ये एक फंक्शन है x³ प्लस x। हमने इस फंक्शन में x को रिप्लेस किया माइनस x से, इस फंक्शन में x को रिप्लेस किया माइनस x से, तो यहां माइनस x का क्यूब, जो माइनस x क्यूब भी रहेगा बच्चे, माइनस x पूरे का क्यूब, ऐसे लिख सकते हो ना, x की जगह माइनस x रखना है तो माइनस x पूरे का क्यूब प्लस करके x की जगह कितना, माइनस x। आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम माइनस x का क्यूब करें तो ये माइनस x क्यूब आएगा और ये प्लस माइनस से माइनस x
हो गया। इन दोनों से अगर हम नेगेटिव बाहर निकाले तो यह प्लस हो गया। आप क्या देख रहे हो कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये नेगेटिव तो बाहर ही है और ये जो आप देख रहे हो ये फंक्शन ही तो था। तो हमने क्या देखा कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। Then this function is an odd function। ठीक है, ऐसे इवन फंक्शन को देखते हैं। एक फंक्शन हमने कह दिया x की पावर 4 प्लस 7 कोई कांस्टेंट, हमने x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से। ठीक है, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 7, x को रिप्लेस कर रहे माइनस एक्स से, तो यहां पे तो कोई x की टर्म है ही नहीं, तो रिजल्ट ये खुद 7 ही रहेगा। सो वी कैन राइट f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 7। माइनस एक्स की पावर 4 करोगे तो x की पावर 4 ही आएगी और 7 कांस्टेंट है, इट इज इसमें x की टर्म 3 नहीं। अगर आप सोचो तो भी इसके साथ कौन है, 1 है मल्टीप्लाई में, भाई x 7 के साथ कुछ नहीं तो 1 है, और 1 को क्या कह सकते हैं, x की पावर 0 और x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो जो x की पावर 0 है वही माइनस x की भी पावर 0 है। आई मीन दोनों रिजल्ट 1 ही रहते हैं, इनके साथ x है ही नहीं, तो रिजल्ट खुद यही रहा। हमने क्या देखा, x की जगह माइनस एक्स रखने पर खुद फंक्शन ही आ गया, देन दैट फंक्शन इज इवन फंक्शन। बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि कोई भी फंक्शन या तो इवन होगा या ओड होगा, दोनों में से कोई एक जरूर होगा। बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत से फंक्शंस हैं जो इवन और ओड में से कोई भी ना हो। जैसे नंबर सिस्टम में तो क्या होता है कि कोई भी नंबर या तो इवन होगा या ओड होगा, दोनों में से कोई एक जरूर होगा। बट इन केस ऑफ फंक्शन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई फंक्शन इवन और ओड में से किसी एक को ऑप्ट जरूर करे। बहुत से फंक्शन ऐसे हैं जो इवन और ओड में से कोई भी ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं, इसी पे बात करते हैं, मान लीजिए मैं इस फंक्शन को x³ प्लस x² लिख देता, तो आप देखिए क्या बनता, माइनस एक्स का क्यूब और ये होता माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये तो रिजल्ट आता माइनस एक्स क्यूब और ये होता प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चे ये फंक्शन और ये फंक्शन तो बिल्कुल ही बदल गया ना। आई मीन अगर आप इससे नेगेटिव बाहर भी निकाले तो यहां भी माइनस आएगा, तो ये तो अंदर बिल्कुल बदल गया। तो ये फंक्शन कैसा है, नाइदर इवन नॉर ऑड। ऐसे बहुत से फंक्शन है जो दोनों में से कोई भी ना हो। ऐसा आप बिल्कुल ना समझे कि दोनों में से कोई एक तो जरूर होगा। 5 टाइप आई होप आपको सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, बात समझ में। और वो जो बच्चों समथिंग अपॉन 0 का था ना, समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी क्यों होता है, अब मुझे मैसेज करके बच्चों याद दिलाना, पक्का एक लेक्चर में उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक अलग से इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इससे तो रिलेट करता हुआ मतलब हमारे ऐसा कोई क्वेश्चन तो है नहीं कि उससे मैच करेगा, लेकिन फिर भी इसकी वजह हम जरूर रखेंगे। चलिए आगे हम और टाइप्स लेकर आते हैं, तब तक आपने सबको नोट कीजिए। बच्चे आगे की टाइप्स लेते हैं हम, और अभी हम 2 टाइप और डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। ये ना समझे कि बस यही दो, आगे भी ऐसे 2 करके बहुत सी टाइप्स आने वाली बच्चों। तो नेक्स्ट हमारी है आइडेंटिटी फंक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चे, ये समझने के लिए तो आसान है लेकिन ये यूज बहुत जगह होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन आप समझे, f(x) इज इक्वल टू x, दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। When we write f(x) equal to x, this is the identity function। बच्चे ये जो f(x) है ना, हमने फंक्शन की जो डेफिनेशन वाली लेक्चर थी उसमें भी डिस्कस किया होगा, आई मीन किया था कि फंक्शन जो है ना, इस फंक्शन को ही हम दूसरा वेरिएबल y नाम देते हैं। y इज इक्वल टू x। मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही वेरिएबल था x, जो y है ना, ये तो उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया। So this is the identity function, means जैसी इमेज
जैसी प्री इमेज वैसी इमेज। आई मीन अगर मैं यहाँ x की जगह 1 रखूंगा तो रिजल्ट 1 ही आएगा, x की जगह 2 रखेंगे तो रिजल्ट 2 रहेगा, x अगर 3 रखेंगे तो रिजल्ट 3 रहेगा, x की जगह 4 रखेंगे तो रिजल्ट 4 रहेगा। बातें समझ में आ रही ना? तो जैसी प्री इमेज वैसी इमेज, y इज इक्वल टू x, दोनों इक्वल है, y और x दोनों इक्वल है। ठीक है, अब इसके ग्राफ पे डिस्कस करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब जितने भी फंक्शन हम डिस्कस करेंगे ना बच्चों, उन सब फंक्शन का ग्राफ भी डिस्कस करेंगे और उनकी डोमेन और रेंज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सबको जो नोटबुक बनाओगे, आप जो नोट्स तैयार करोगे उसमें फिर नोटबुक में ऐसे ये सारा पहले ये लिखें कि ये किस टाइप का है, उसका ग्राफ बनाए और नीचे डोमेन रेंज सारी चीजें लिखें। जो y इक्वल टू x है, इसका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। बच्चा आप क्योंकि 11th क्लास में हो गए तो ऐसा नहीं कि आपको 0 1 2 3 ऐसे सब लिख करके दिखाएं। अगर लिख सकते हो तो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी समझना हो कि y इक्वल टू x का ग्राफ क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि x0 पे y0, x1 पे y1, x2 पे y2, x3 पे y3, x4 पे y4। जैसे जैसे x आगे बढ़ेगा वैसे वैसे y उतना ही आता रहेगा और ऐसे डाउन में भी आएगा। x-1 पे y-1, x-2 पे y-2। आप सबको बेसिक ग्राफ की नॉलेज है, आप ऐसे इजीली प्लॉट कर सकते हो। सो दिस इज द ग्राफ फॉर y is equal to x for identity function. Now we are discussing about its domain. अगर इस आइडेंटिटी फंक्शन पे बात करें तो आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन क्या होगी? तो डोमेन का मतलब है, इससे पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस भी किया है कि किसी भी फंक्शन में x की जगह क्या क्या रखें, उनकी जो लिस्ट बनेगी वो डोमेन है। ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, आई मीन ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जिसपे वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। x की वो वैल्यू नहीं आएगी जिसपे वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। और जब मैं बात अनडिफाइन की करता हूं तो एक तो बच्चे को इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए, आई मीन समथिंग अपॉन 0। रेशनल फंक्शन में डिस्कस किया था x-1 अपॉन x-2, तो हम लिखते हैं ना कि x इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि x अगर 2 हो गया तो नीचे 0 बनेगा। तो एक तो उससे बचना है जो उसको इंफिनिटी बनाए, और एक उससे बचना है जो उसको इमेजनरी बनाए, आई मीन आयोटा की फॉर्म में ले जाए। क्योंकि हम ये आज लेक्चर की शुरुआत बच्चों ने किससे की थी? रियल वैल्यूड फंक्शंस। हम ये जितने भी फंक्शंस पढ़ रहे हैं ना, ये सब रियल वैल्यूड फंक्शंस है, नॉट इमेजनरी। अगर मैं बात करूं अंडर रूट ऑफ x-2, तो बच्चे इसमें है ना x की जो वैल्यू रहेगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगी। अगर आपने 2 से लेस कोई वैल्यू रखी, 2 से लेस कोई भी रियल नंबर रख दिया, अब 1.9 की बात कर लो, चाहे 1.9 माइनस 2, 1.9 में से 2 माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। और बच्चे रूट के अंदर नेगेटिव है ना, ये एक इमेजनरी नंबर आयोटा होता है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करेंगे उसके बारे में बड़ी डिटेल से। तो जब भी आप ये देखें कि उस फंक्शन में x क्या क्या हो सकता है, तो ये देखना है कि क्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये सोचना क्या क्या हो सकता है उससे ज्यादा आसान है कि ये सोचे क्या नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा? इंफिनिटी बना दे वो नहीं होगा, इमेजनरी बना दे वो नहीं होगा। इन दोनों केसेस को बनाने वाले नंबर्स को हटाओ, बाकी सबको इकट्ठा करो, उन सब की जो लिस्ट बनेगी वो डोमेन होगी। अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू x, बच्चे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो स्टूडेंट 1 है, तो नीचे 0 बनने का कोई डर ही नहीं, और ना ही अंडर रूट में, क्योंकि आयोटा कब बनेगा? जब रूट में आएगा। रूट में नेगेटिव होगा तो आयोटा बनेगा, अदरवाइज नहीं। सो वी कैन से डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख लो। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x की कोई भी वैल्यू इसमें रख लो, सभी पे ये फंक्शन डिफाइन है। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर। इस फंक्शन की डोमेन क्या है? सब रियल नंबर है। अब बात करते हैं रेंज पे कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो रेंज का मतलब जब आप ये x, जब आपने उस फंक्शन को डिफाइन कर दिया है और डिफाइन करने के बाद ये फिक्स कर दिया कि बच्चे x ये होगा, जब आपने x को फिक्स कर दिया है तो x रखने पर, x की वैल्यू रखने पर ये y कहां से कहां तक आएगा, आई मीन आउटपुट्स। x तो क्या है? इनपुट्स। y
आउटपुट्स। जैसे जैसे x रखोगे वैसे वैसे y का रिजल्ट कहां से कहां तक आएगा, वो हमारी रेंज है। तो अगर मैं सब रियल नंबर रखूंगा तो कोई भी नंबर रख ले y तो वही आता रहेगा ना, क्योंकि ये फंक्शन की जो अपीयरेंस है वो ऐसा कह रहा है। सो रेंज इज रियल नंबर। तो आइडेंटिटी फंक्शन की अगर मैं बात करूं, डोमेन सब रियल नंबर, रेंज सब रियल नंबर। ठीक है, इनपुट आउटपुट समझ में आ गई बात है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द कांस्टेंट फंक्शन। थोड़ा सा अपने दिमाग को बच्चों फंक्शंस के अंदर थोड़ा सा घुमाएं, चीजों को एब्स्ट्रैक्टली सोचे और उनका ग्राफ बना करके बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। द कांस्टेंट फंक्शन, व्हेन वी राइट f(x), the function f in terms of x and this is equal to c, any constant, mean x की कोई टर्म ही नहीं, अगर वो है तो दिख नहीं रही। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 है। x पावर 0 इज इक्वल टू 1, x पावर 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अगर हम इस पर छोटी सी बात करें, x की पावर 0 1 बच्चे क्यों होता है? x पावर 0 0 को हम m माइनस m लिख सकते हैं, या 7 माइनस 7, 8 माइनस 8, 9 माइनस 9, कुछ भी। इसे हम x की पावर m इंटू एक्स की पावर माइनस m कह सकते हैं। मल्टीप्लाई में बेस में तो पावर एड हो जाएगी, यही बात है। इसके बाद x पावर m इंटू पावर नेगेटिव है 1 अपॉन x पावर m, नीचे लेके आए पावर पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, दैट्स व्हाई समथिंग इज पावर 0 आई मीन x पावर 0 इज इक्वल टू 1। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, जब हम लिमिट्स डेरिवेटिव का चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों तो हम जानेंगे अगर x 0 हो तो 0 की पावर 0 गिवन होगा नहीं, अनडिफाइंड फॉर्म, तो वो लिमिट्स डेरिवेटिव की बात है। चलिए ये मैंने ऐसे बता दिया आपको, क्योंकि ये बात यहां आ गई थी तो यहां डिस्कस कर लिया। फिलहाल हम कांस्टेंट फंक्शन में चलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन व्हेन फंक्शन इज इक्वल टू c, आई मीन x की कोई टर्म नहीं, क्योंकि उसकी पावर 0 1 है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लिखते नहीं, c इंटू 1c। अब अगर कोई फंक्शन कोई कांस्टेंट के इक्वल है तो वो कांस्टेंट फंक्शन है, और इस कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा? देखिए बच्चे, इसका जब हम ग्राफ बनाए तो कुछ कंडीशंस लगेगी। वो क्या कंडीशन है? ये c आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये c आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अभी मैंने डिस्कस किया, एक्चुअली में जो f(x) है ना फंक्शन, वही वेरिएबल y है। मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल y है वो उस फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। y इज इक्वल टू c। अब आप सब जानते हो y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, आई मीन ये y इज इक्वल टू 1 हो सकता है, y इज इक्वल टू 2 हो सकता है, y इज इक्वल टू 3 हो सकता है, y इज इक्वल टू -1 हो सकता है, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -3, हाँ y इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3। ऑल दीज आर कांस्टेंट फंक्शंस बिकॉज y रिप्रेजेंटिंग f(x). तो ग्राफ कैसे बने? अगर ये c पॉजिटिव हुआ, इन सभी जो मैंने ये जो ग्रुप लिखा है इन सब में c क्या है? c क्या है? ग्रेटर देन 0। व्हेन वी राइट एनी नंबर ग्रेटर देन 0 इट मींस पॉजिटिव। इनमें क्या है? c लेस देन 0, ये कांस्टेंट क्या है? नेगेटिव है, 0 से लेस है। और यहां पे y इज इक्वल टू 0 लिखा तो मैंने c इज इक्वल टू 0 का, कांस्टेंट 0 के इक्वल है। तो एक केस तो ये बनेगा कि उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू c, मतलब y इज इक्वल टू 1 की लाइन ऐसे बनेगी ना बच्चों, 1 2 3 4, तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5, वो सब लाइन x एक्सिस के पैरेलल रहेगी ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेगी। तो ये y इज इक्वल टू c का जो हमने ग्राफ बनाया, ये किस कंडीशन पे है? व्हेन c इज ग्रेटर देन 0, जब c पॉजिटिव है। जब वो कांस्टेंट पॉजिटिव है तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी, वो तो फिक्स होगा ना कि c क्या है। अभी तो हमें c पता नहीं कि क्या है, c पॉजिटिव है तो ऐसे बनेगा। अगर c नेगेटिव है तो यस, आपके दिमाग में बिल्कुल आ गया होगा, ऐसा बनेगा y इज इक्वल टू c व्हेन c इज लेस देन 0, नेगेटिव। y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -2, ये y इज इक्वल टू -5 की भी लाइन हो सकती है, ये y इज इक्वल टू -1/2 की भी लाइन हो सकती है, ये y इज इक्वल टू -1/3 की भी लाइन हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि c क्या है, उसके हिसाब से ग्राफ आप बना सकते हो। और जो ये x
छोटे क्लास में पढ़ा होगा, ये y इज इक्वल टू 0 की तो स्ट्रेट लाइन है। This representing y is equal to 0. So this is 4 when c is equal to 0. चलिए फटाफट हम डिस्कस करते हैं कि इसकी डोमेन क्या है। जो कांस्टेंट फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है। तो बच्चे डोमेन का मतलब इस फंक्शन में x की जगह क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या रख सकने का मतलब ये है, ये सोचो क्या नहीं रखना। इन्फिनिटी बना दे वो नहीं रखना, इमेजिनरी बना दे वो नहीं रखना। इन्फिनिटी का सवाल ही नहीं, क्योंकि नीचे तो इसके कांस्टेंट के 1 ही है, राइट। इमेजिनरी का भी सवाल नहीं, अंडर रूट में टर्म नहीं, रूट में नेगेटिव होता तो बात बनती ना, तो रूट में तो फंक्शन है ही नहीं है। सो डोमेन इज रियल नंबर, मीन्स एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं। जैसे एक्स एक्सिस की कोई भी हम वैल्यू रखते हैं बच्चे, लेकिन वाई तो वही रहेगा ना जो कांस्टेंट गिवन है। अगेन अगर हम ये रखें कि फंक्शन हमारे पास 7 है, सो व्हेन वी राइट x इक्वल टू 1 तो 7 ही रहेगा। x से अगर 2 रखे तो 7, 3 रखे तो 7, तो डोमेन तो फिक्स हो गई कि x कुछ भी हो, रियल नंबर। रेंज में वही आएगा जो कांस्टेंट दिया हुआ है, वही नंबर हम लिखेंगे। अगर यहां पर रिजल्ट -6 होता, x1 रखेंगे तो -6, 2 रखेंगे तो -6, 3 रखेंगे तो भी -6, क्योंकि ये फिक्स हो गया। ये स्ट्रेट x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, x -1 पे y उतना ही जितना यहां पे था, ये फिक्स रहेगा। सो व्हेन वी राइट कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन सब रियल नंबर है। रेंज आउटपुट तो वही रहेगा जो अकेला कांस्टेंट था। ठीक है, तो बच्चे आप फटाफट इन दोनों टाइप्स को नोट कर लीजिए, आइडेंटिटी फंक्शन एंड द कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट टाइप लिख करके आते हो बच्चे। नेक्स्ट टाइप हम लेते हैं द लीनियर फंक्शन। व्हेन वी राइट अ लीनियर फंक्शन, दिस इज इन द फॉर्म fx is equal to ax plus b। अभी पॉलिनोमियल्स में हमने डिस्कस किया था लीनियर टर्म के बारे में, जहां वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 हो। सो व्हेन वी राइट fx इज व्हाट, y। व्हेन वी राइट y is equal to ax plus b, दिस इज सो कॉल्ड लीनियर फंक्शन। आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी बच्चे। वो लीनियर इक्वेशंस कहीं ना कहीं क्या पक्की बात है, वो लीनियर फंक्शन से ही निकली हुई एक इक्वेशन है। अब आप देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस बी आप लिखेंगे तो वी राइट y माइनस ए एक्स इज इक्वल टू बी, राइट। आप इसको इस साइड बोल रहे हैं y माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0, आई एम सॉरी माइनस बी इज इक्वल टू 0। आप इसको एज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप हायर मैथमेटिक्स में आप इसको जाने तो ये इक्वेशन तो बाद में है, पहले ये एक लीनियर फंक्शन है। व्हेन वी राइट y इज इक्वल टू ax प्लस b, फंक्शन ax प्लस b। अच्छा, a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है और मैं कहूंगा सबसे जरूरी बात यह है कि a नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए बच्चे। अगर a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स, ये सब 0 हो गया। 0 प्लस बी, फंक्शन b के इक्वल हो गया। और बच्चे जब fx इक्वल टू b हो गया तो कैसा फंक्शन है ये? यह सभी डिस्कस किया था, कांस्टेंट फंक्शन, x की टर्म है ही नहीं अब। सो व्हेन वी राइट y इक्वल टू ax प्लस b, दिस इज आवर लीनियर फंक्शन। अब इसके ग्राफ पे अगर हम बात करें तो बच्चे इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा हमेशा। अब इसका ग्राफ मैं बता नहीं सकता कि एग्जैक्ट क्या बनेगा, क्योंकि a और b मालूम नहीं, लेकिन हाँ ये पक्का पता है कि इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब a अगर 2 है, b अगर 3 है, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आप सब जानते हो, आपने 10th में सीखा हुआ है, x1 है तो y कितना, x2 है तो y कितना है, तो उसके हिसाब से आप ग्राफ बनाएंगे। ये पक्की बात है, इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो हम जब y इक्वल टू ax प्लस b को डिस्कस करते हैं, ये लीनियर फंक्शन है, ग्राफ डिपेंड करता है a और b क्या है, लेकिन ये पक्की बात है ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसके डोमेन के बारे में जानते हैं।
तो फिर से डोमेन की जब हम बात करेंगे बच्चे, तो डोमेन का मतलब क्या हुआ? डोमेन का मतलब हुआ कि हम x की जगह क्या क्या रख सकते हैं, x की जगह क्या क्या रख सकते हैं। तो क्या रख सकते हैं, सोचना है क्या नहीं रखना। इन्फिनिटी बना के वो नहीं रखेंगे, इमेजनरी बना दे वो नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट नहीं, जो रूट के अंदर नेगेटिव का डर हो, इमेजनरी का डर हो, और नीचे कोई फंक्शन नहीं जो इसको जीरो बनाए, नीचे तो फिक्स है 1 है। सो इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर। x की जगह कुछ भी रखा जा सकता है इस फंक्शन में, तो उससे y भी कुछ भी आ सकता है, इनपुट कुछ भी हो सकती है। और y जो आएगा, अब इसी पर अगर हम बात करें, x जगह 1 रखे तो y 5 आएगा, 2 रखे तो y 7 आएगा, 3 से कुछ आएगा, -1 से कुछ, -2 से कुछ। तो y के ऊपर भी कोई लिमिटेशन नहीं है। आई मीन जो इसकी रेंज रहेगी वो रेंज भी क्या रहेगी? ऑल रियल नंबर्स, वो भी सब रियल नंबर्स हो सकते हैं। आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही रखते हैं। 8 तक ये आप फंक्शन की टाइप्स अच्छे से नोट कर लें, अपनी फेयर नोट बुक में विद ग्राफ आप सीखें। आप सबके पास बुक जिनके पास अवेलेबल है, वर्ड टू वर्ड एक एक चीज को पढ़ें। मैं चाहता हूं आप इसमें ज्यादा से ज्यादा बातें मेरे से आप मैसेज करके पूछें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू।